तो आज की क्लास में देखो क्या करते हैं, भुगतान से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं। मैंने बताया था आपको मैं करवाने वाला हूँ। जिसने चैप्टर पढ़ लिया होगा उसको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर चैप्टर आपने बहुत पहले पढ़ा था तो भी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में तो आ जाना है, कोई दिक्कत तो है नहीं। बट ठीक है ना, बट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो देखो कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे जगह जगह। क्लियर है ना। पहला फॉर्मूला है भुगतान शेष। भुगतान शेष क्या होता है, मैंने कहा चालू खाता प्लस पूंजी खाता, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो इन दोनों को जोड़ करके भुगतान शेष का बैलेंस निकाला जा सकता है। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं चालू खाता को उसके पार्ट्स में तोड़ दूं तो चालू खाते की 3 मदें होती थी इसके अंदर, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय अंतरण। ठीक है, हस्तांतरण या अंतरण आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य और एक पक्षीय अंतरण, ये चालू खाता का पॉइंट है। और पूंजी में पूंजी अंतरण आता है, ठीक है ना। तो पूंजी खाता मैं डायरेक्टली लिख दिया। क्लियर हो गया। तो दो फॉर्मूले ध्यान से देखिए, पहला क्या है, चालू खाता और पूंजी खाता। इसके दो कंपोनेंट्स है ना, वो यही है। चालू खाता को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, पूंजी खाता। ये क्यों तोड़ा, कई बार क्या है पेपर में ये लिखे हुए आते हैं, बच्चे कहते हैं हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो बच्चे चालू खाता के भी तो 3 पॉइंट होते हैं, तो तीनों आपको याद रखना। इसका एक नाम याद रखना, एक पक्षीय अंतरण या चालू हस्तांतरण कहते हैं इसे। क्लियर है। अगर आपसे चालू खाता बोलेगा तो वही 3 मदे, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय अंतरण या जो भी आप बोलो, चालू हस्तांतरण आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए, 3 फॉर्मूले आपको बेसिक से बिल्कुल आपको थ्योरी से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था थ्योरी पढ़ लीजिए एक बार। आगे व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। जहां पे मैंने बताया हुआ आपको पहले भी इस चैप्टर में ना भी बताया तो पहले कई बार बताया हुआ, राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर जो हमने कर लिया था पहले सीबीएसई का आने से पहले सब सिलेबस, वहां पे मैंने बताया था निर्यात को हम एक्स बताते हैं, आयात को हम एम बोलते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। अब वस्तुएं तो दृश्य होती हैं, तो दृश्य निर्यात माइनस दृश्य आयात। क्लियर हो गया। चलो, अगर वो समुचित शेष आपसे पूछता है, ओवरऑल बैलेंस की बात करता है, तो चालू खाता शेष लेना आपको, पूंजी खाता शेष लेना, और भूल चूक यानी कोई एरर हो गई ना तो उसको भी ले लेना है। क्लियर है। तो ये समुचित शेष का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो रेयरली यूज होगा आपका, ठीक है ना। उसके अलावा संतुलन की अगर हम बात करें, भुगतान शेष में संतुलन, यहाँ पे पूरा लिख लेना, भुगतान शेष में संतुलन वो तब होता है जब आपका चालू खाता शेष और पूंजी खाता शेष दोनों के इक्वल टू किसके आ जाए, 0 के। याद रखना, तभी वो संतुलन की अवस्था में होते हैं। मैंने कहा था जहां पे प्राप्ति बराबर क्या हो जाए, व्यय हो जाए, तो 0 बैलेंस बचता है वहां पे, ठीक है ना। ना तो प्राप्ति ज्यादा होती है, ना आपका व्यय ज्यादा होता है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इन सबको, इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। तो आगे देखिए फटाफट से, ये 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, जब ये 3 हो जाएंगे तो और करना है भी हमने। क्लियर है। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये बुक के क्वेश्चन है, क्योंकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूले बुक के क्वेश्चनों पे अप्लाई कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुक के क्वेश्चन सारे आसान है। क्लियर है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो फटाफट से पहले का आंसर करते हैं। आंसर नंबर 1 कह रहा है निर्यात आपका 1000 लाख है, यानी 1000 लाख है, आयात 1650 है, तो व्यापार शेष क्या होगा। तो हमने बोला व्यापार शेष, व्यापार शेष क्या होता है, वस्तुओं का निर्यात माइनस वस्तुओं का आयात। मैं शॉर्टकट लिख दूं, निर्यात माइनस आयात किसका, वस्तुओं का। क्लियर है। तो हमें निर्यात दिया कितना, 1000, आयात दिया कितना, 1650। आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। निर्यात माइनस आयात हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है ना, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आ गया कितना, 1650 लाख रुपए। क्लियर है। पहले का आंसर समझ में आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा करके देखते हैं, आंसर नंबर 2 कह रहा है व्यापार शेष अगर 600 करोड़ का घाटा है, देखो माइनस में है ना तो नेगेटिव है, निर्यात दिया हुआ, आयात निकालिए। तो मैंने कहा देखिए व्यापार शेष का फॉर्मूला क्या होता है, व्यापार शेष बराबर निर्यात माइनस आयात। व्यापार शेष हमें 600 करोड़ नेगेटिव दिया हुआ है, निर्यात हमें 500 दिया हुआ है, तो आयात निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस आयात को इधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। इस संख्या एक तरफ कर देते हैं, उसको एक तरफ, तो इधर कर दूंगा, तो आयात यहाँ प्लस का हो जाएगा, आयात ये रहा, और ये 500, और ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा 600 प्लस का, तो कितना आ गया आयात, 1100 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए आगे लगा दूं, ठीक है ना। तो 1100 करोड़ रुपए इसका आंसर आ गया। क्लियर है। नोट डाउन करिए, अगर आपको कठिन लग रहे हैं तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलो आंसर नंबर 3 करके देखते हैं।
और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना कठिन है। थर्ड वाला कह रहा है व्यापार से इसमें 200 करोड़ का घाटा है। अब ध्यान से रखना, या तो माइनस में लिखे तो भी घाटा है और लिखेगा घाटा तो भी माइनस के फिगर होती है। क्लियर है? तो हम बोलेंगे वही व्यापार शेष बराबर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी निर्यात माइनस आयात। क्लियर है? अब 200 करोड़ का घाटा दिखा रहा है तो 200 करोड़ ये हो गया, निर्यात निकालना है, आयात हमें 900 दिया हुआ है तो ये वहां भेज दूं, संख्या एक तरफ आ जाएगा तो 200, वो माइनस का यहाँ के प्लस का हो जाएगा 900 और ये हो गया आपका निर्यात। तो निर्यात की वैल्यू कितनी आ गई है? 900 में से 200 गए 700 और बड़ा कौन है 900, तो उसके आगे का साइन लगेगा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो रुपीस लगा देता हूँ। और किस में है क्वेश्चन? करोड़ में, तो करोड़। याद रखना आपको करोड़ रुपए ये सब देखना होता है। क्लियर हो ना? डन। तो ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, काफी आसान क्वेश्चन थे ये वाले। दो और क्वेश्चन देखिए अपने सामने। तो पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है वो व्यापार शेष आपको दिया हुआ 10,000 करोड़ रुपए का आधिक्य प्रकट करता है। इसका मतलब प्लस का प्लस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्यात ज्यादा होंगे और आयात कम होंगे। अगर घाटा होता है तो आयात ज्यादा होता है ना, तभी तो नेगेटिव आएगा। तो ये आधिक्य, इसका मतलब प्लस का बैलेंस है। क्लियर? सरप्लस है। और तैयार वस्तुओं का आयात, यानी जो आयात है वो तैयार वस्तुओं के निर्यात का आधा है, यानी आयात निर्यात का आधा है। क्लियर हो गया? तो कह रहे हैं निर्यातों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, निकाल लेते हैं। आंसर 4। तो हम बोलेंगे देखो सबसे पहले देखो, या तो आप लेट कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है, बट मैं लेट वेट नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे बोलूंगा। देखो देखो मैं बोलूंगा व्यापार शेष, व्यापार शेष, क्योंकि हमें तो एक नंबर पे टिक लगा के आना है ना, क्या लेट वेट करने की जरूरत है। ठीक है ना? तो व्यापार शेष हमें पता है क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो मैं तो ऑलरेडी यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ शॉर्टकट। ठीक है ना? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या हम हिंदी मीडियम वाले ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, एक्स को कहते हैं, उसको एम कहते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलो, व्यापार से हमें कितना दिया है? 10,000 करोड़, और आधिक्य तो प्लस का रहेगा बैलेंस। क्लियर है? करोड़ हर जगह लिखना जरूरी है? नहीं, लास्ट में जो आंसर आ जाए उसमें एक बार लिख लेना करोड़, लाख, हजार, जो भी लिखा है। क्लियर है? जगह जगह लगाने से टाइम वेस्ट होता है और खिचबिच हो जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हमारा एक्सपोर्ट तो ऐसे रखा मैंने, देखो क्या लिखा हुआ है, जो इंपोर्ट है यानी जो आपका आयात है ना, वो निर्यात का आधा है। इसका मतलब जो आयात है वो निर्यात का आधा है। इसका मतलब आयात की वैल्यू कितनी है? आधा है निर्यात का। निर्यात को क्या बोला हमने? एक्स। बात को समझो, मान के चलो ना, अगर आपका आयात देखो ना, आयात बोला उसने, आयात जो है वो निर्यात का आधा है, तो निर्यात का आधा 1/2। और निर्यात को मैंने क्या बोला हुआ है? एक्स बोला ना, तो एक्स का 1/2, बात खत्म, यानी x/2 हो जाएगा ना सीधे। क्लियर हो गया? चलो, तो फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, यहां 2 ही आएगा, 2x माइनस एक्स, इधर 10,000, ये 2 यहां चला जाएगा 20,000, और x की वैल्यू यहां पे 2x में से एक x गया, x बचा खाली। तो निर्यात यानी x मतलब निर्यात है, तो निर्यात आ गया आपका कितना? 20,000 करोड़, और रुपए मैंने आगे लगा दिया। क्लियर है? तो कितना आ गया? 20,000 करोड़। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं उसके बाद। चलो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है चालू खाता शेष निकालिए। ठीक है ना? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 5 फॉर्मूले कोई भी याद कर लेता है। ठीक है ना? जिसमें आधे फॉर्मूले तो सेम है, जहां सर 2 फॉर्मूले होंगे मुश्किल से पढ़ने लायक। आंसर नंबर 5, तो चालू खाता का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर समझते क्या है ये। चालू खाता शेष है, चालू खाता एक ही बात है यहाँ पे, बराबर क्या होता है? दृश्य मदे, यानी वस्तुओं का निर्यात आयात का बैलेंस है ना, दृश्य मदे उसे कहते हैं। और अदृश्य मदे इसलिए बेटा थ्योरी पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है ना? अदृश्य मदे क्या होते हैं? सेवाओं के निर्यात में से सेवाओं के आयात घटा के जो निकलता है उसे अदृश्य मदे कहते हैं। क्लियर? और चालू हस्तांतरण, या एक पक्षीय बोल सकते हो आप, एक पक्षीय अंतरण। ठीक है ना? चालू हस्तांतरण मैं लिख देता हूं, ये इससे हमारा निकलता चालू खाता शेष। क्लियर है? चलो, तो दृश्य मध्य हमें कितना दिया? ये देखो, दृश्य मध्य हमें देखते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें दिया वस्तुओं का निर्यात, दृश्य, इसमें से आयात घटाना पड़ेगा,
वस्तुओं का आयात दिया है नहीं, मगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है दृश्य व्यापार शेष। इसके मतलब इसमें से निर्यात मैंने से आयात घटा के ऑलरेडी 50 दिया है, तो जब निर्यात में से आयात घटा के ऑलरेडी 50 दिया है तो फिर मुझे निर्यात से क्या मतलब। बात को देखो ना, निर्यात और आयात दोनों होते तो बात थी, बट दिक्कत है हमें दृश्य व्यापार शेष ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर मुझे वस्तुओं का निर्यात, यहाँ पे वस्तुएं साफ साफ लिखा है, यानी दृश्यों का सिर्फ निर्यात निर्यात दिया है, आयात नहीं दिया। तो काम करते हैं इसको ले लेते हैं ना, ये निर्यात में से आयात घट के ऑलरेडी आया हुआ कितना 50, तो ये तो हमें सीधे सीधे मिल गया। अब चाहिए मुझे अदृश्य मध्य, यानी सेवाओं के निर्यात में से सेवाओं के आयात घटाना है, तो सेवाओं का निर्यात तो ये ना, बट आयात नहीं है, और अदृश्य क्योंकि लाइन है नहीं, तो हम ये मान लेंगे निर्यात में से आयात, आयात 0 है तो 20 ही आएगा, 20 में से 0 गया 20। क्लियर है। और हस्तांतरण देखो, एक देश ने दूसरे देश को हस्तांतरण किया है कितना 5 करोड़ रुपए है ना, तो आंसर कितना आ गया 75 करोड़ रुपए। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। मेरे हिसाब से तो आसानी लग रहे होंगे बच्चे आपको, कठिन तो है नहीं क्वेश्चन वैसे खास। तो आगे देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6, यदि व्यापार से संतुलन की अवस्था में, देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, संतुलन की अवस्था में। क्लियर है, जब भी संतुलन आएगा समझ लेना आपको कि जितनी प्राप्ति है ना उतना ही व्यय होने वाला है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है भुगतान से 0 होता है। क्लियर है, तो संतुलन की अवस्था में, और साथ साथ एक और चीज बता दूंगा, देखो व्यापार से अगर आपसे कोई पूछे तो हमेशा वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात बताया जाए, इनका अंतर जो होता है। क्लियर है, बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि अदृश्य व्यापार शेष क्या होता है, तो बच्चे बोलते भाई अब व्यापार शेष में वस्तुएं तो आती नहीं है, बट अगर वो अदृश्य लगा के खुद पूछता, तो मैंने थ्योरी में पढ़ाया था कि आप वहां पे ये बोलोगे सेवाओं के निर्यात और सेवाओं के आयात के अंतर को अदृश्य व्यापार शेष कहते हैं। क्लियर है, वैसे जनरली व्यापार शेष में हम वस्तुओं को शामिल करते हैं, बट वो जबरदस्ती अदृश्य लगा के पूछ रहा है तो समझ लेना आपको अदृश्य निर्यात और अदृश्य आयात की बात करनी है। क्लियर हो गया, यानी सेवाओं की बात। डन, चलो, तो व्यापार से संतुलन की अवस्था में और अदृश्य मदों के कारण आपको क्या मिल रहा है, घाटा घाटा ज्ञात करना है। अदृश्य मदों के कारण आपको घाटा ज्ञात करना है, यदि पूंजी खाते का भुगतान शेष, यानी जो कैपिटल जो हमारा आइटम होती है उसका जो भुगतान शेष जो है विश्व से उधार लेने के कारण 20,000 करोड़ का क्या दिखा रहा है, आधिक्य दिखा रहा है। बात को समझना, हो क्या रहा है, भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में क्या होता है, ठीक है, संतुलन चाहे कहीं भी लिखा हो संतुलन संतुलन होता है, तो हमेशा याद रखना भुगतान से संतुलन तब होगा जब पूंजी खाता और चालू खाता यानी 0 आना चाहिए, है ना। अब पूंजी खाते का बैलेंस तो मुझे दिया हुआ है कितना 20,000 करोड़, वो भी आधिक्य यानी प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चालू खाता है वो माइनस में होना चाहिए, और कितना 20,000 करोड़ ही होना चाहिए। अगर 20,000 करोड़ होगा तभी वो शून्य हो सकता, बाकी तो कोई फिगर दी नहीं है इसमें। अगर मान के चलो ये घाटा होता तो फिर 20,000 करोड़ वो प्लस में होना चाहिए चालू खाता, अब ये प्लस में है तो चालू खाता माइनस में होना चाहिए। भाई साहब 0 लाना मुझे बैलेंस, है ना। तो पूंजी खाते का बैलेंस कितना बता रखा है 20,000 करोड़ प्लस में, तो चालू खाते का बैलेंस क्या होना चाहिए, चालू खाता क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अदृश्य चालू खाते के अंदर ही आता है, दृश्य चालू खाते के अंदर आता है, और एक पक्ष अंतर भी चालू खाते के अंदर आता है। क्लियर है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है बस ऐसे ही। आंसर नंबर 6 का हम बोलेंगे अदृश्य मदों के कारण घाटा जो होने वाला है वो होगा 20,000 करोड़ रुपए का घाटा। घाटा मतलब माइनस की फिगर है। क्लियर हो गया, कैसे समझा हमने वही दोबारा बता देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड भुगतान से जो होता है शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है ना, समझ लेना, चालू खाता प्लस पूंजी खाता, है ना, और इसका बैलेंस कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 कैसा आएगा, पूंजी खाता में 20,000 दे ही रखा है प्लस का, चालू खाता निकालना तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो चालू खाते का बैलेंस कितना आ जाएगा 20,000 करोड़ माइनस में, और ये चालू खाते की मद ही तो है अदृश्य, ठीक है। तो यहाँ पे चालू खाते के अंदर देखो दृश्य विषय कुछ दिया नहीं है, तो अदृश्य लिख देंगे यहाँ पे, अदृश्य का बैलेंस आ जाएगा माइनस में 20,000 करोड़। मैंने माइनस क्यों लगा, क्यों मैंने यहाँ घाटा लिख दिया, अगर मैं यहाँ घाटा नहीं लिखता मैं खाती अदृश्य मध्य लिखता, ठीक है ना, कितना आता, तो आता फिर माइनस में 20,000 करोड़। क्लियर ना, अगर माइनस लगाते तो घाटा लिखने की जरूरत नहीं है, और घाटा लिखते तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना आप ही बताता उसे। क्लियर है, नोट डाउन करिए बच्चे यहाँ तक, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन थोड़ी सही कर लेते हैं, थोड़ा छुप रहा है शायद। डन, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
7 कह रहा भुगतान शेष खाते का शेष ज्ञात करना है, यानी बैलेंस ज्ञात करना है। मैंने कहा ठीक है, और ये भी बताना है क्या भुगतान से संतुलित है या नहीं है। अब देख संतुलित का पता कैसे चलेगा, अगर आंसर 0 आ गया तो हम बोलेंगे हाँ भुगतान से संतुलन की अवस्था में, और अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे भुगतान से संतुलन की अवस्था में नहीं है। तो कौन सी अवस्था होगी, अगर आंसर प्लस आया तो भुगतान से आधिक्य की अवस्था में, आधिक्य मतलब सरप्लस है उसमें, और अगर नेगेटिव आया तो भुगतान से घाटे की अवस्था में। क्लियर हो गया। चलें तो देखते हैं क्या करना है, हमें बीओपी का बैलेंस निकालना है, नहीं भुगतान शेष क्या होता है। हम बोलेंगे भुगतान शेष जो फॉर्मूला होता है वो होता है चालू खाता शेष, यानी चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता शेष लिखना तो शेष लिख सकते हो, प्लस पूंजी खाता शेष। क्लियर है। अब चालू खाते के अंदर 3 चीजें आती है, आपको पता है ना क्या क्या आती है बच्चा, दृश्यमध्ये, ठीक है ना, प्लस अदृश्यमध्ये। आप ऐसा लिख सकते हो दृश्य व्यापार शेष, अदृश्य व्यापार शेष, ठीक है ना, दृश्य व्यापार शेष आएगा, अदृश्य व्यापार शेष आएगा। मैं मदे लिख रहा हूं। क्लियर, आप पूरा लिखिए प्लीज। दृश्य व्यापार शेष यानी वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात आयात के अंतर को यह आ जाएगा, सॉरी वस्तुओं के निर्यात आयात के अंतर को दृश्य ही बोल दिया, सेवाओं के निर्यात और आयात को अदृश्य व्यापार शेष बोल दिया, अदृश्य व्यापार शेष, ठीक है ना, आप वो लगाइए। चालू हस्तांतरण और ये एज इट इज पूंजी खाता है, मैंने एज इट इज उतार दिया। क्लियर हो गया, यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या लिखा, दृश्य व्यापार शेष, ठीक है ना, उसके बाद अदृश्य व्यापार शेष प्लस चालू हस्तांतरण, जिसको एकपक्षीय अंतरण बोल सकते हो, हस्तांतरण बोल सकते हो, और पूंजी खाता। अब एक एक करके बैलेंस उठाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं पूंजी खाते का बैलेंस देखूं, सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं। पूंजी खाते का बैलेंस देखो नेगेटिव में 400 दिया हुआ है, तो होना तो प्लस था, फॉर्मूले में प्लस लगा, बट ये माइनस की फिगर है तो ब्रैकेट में लिखूंगा। पहली फिगर समझ में आ गई। अब हमें 3 फिगरें चाहिए। चालू हस्तांतरण, ये रहा एक पक्षीय अंतरण, कितना 100 रुपए प्लस का ही है, तो यहाँ पे प्लस का 100 आ जाएगा। 2 फिगर तो हमें समझ में आ गई। क्लियर है, 2 फिगर तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स था, यहाँ तक पॉइंट था। डन। आगे अब ये कह रहा है दृश्य मध्य और अदृश्य मध्य। अब ध्यान से पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे लिखा आयातों का मूल्य। अब ये पंगा ये है, पिछला क्वेश्चन किया था उसमें लिखा हुआ था कि वस्तुओं का आयात या फिर जो भी था, सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का निर्यात, समथिंग लिखा था। यहाँ लिखा ही नहीं, ये नहीं पता है कि ये गुड्स है या सर्विस है, कुछ पता ही नहीं है। निर्यात में भी कुछ नहीं लिखा, निर्यातों का मूल्य दिया हुआ खाली, तो ये गुड्स है सर्विस है पता नहीं। और जब पता नहीं होता तो हम मानते हैं कि ये दोनों का ही है, ये गुड्स भी और सर्विस है, दोनों वस्तु भी और सेवाएं दोनों का दे रखा है, ये भी वस्तु सेवाएं दोनों का दे रखा है। जब कुछ बोला ही नहीं तो भाई तो क्या माने बताओ, है ना। आगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, आगे हमें दिया हुआ है ये रहा दृश्य व्यापार शेष। अब यहाँ पे बच्चा कहता है भाई देखो दृश्य व्यापार शेष दिया है, इसका मतलब वस्तुओं का निर्यात और आयात घटा के ऑलरेडी 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वस्तुओं वाला मत लेना। मैंने कहा भाई मुझे पता तो चले पहले वस्तुओं का है कितना इसके अंदर। आप वस्तु कहाँ है, इसमें वस्तुएं लिखी हुई है नहीं, तो हम बोलेंगे काम करते फिर हम इस बार इसी को नहीं ले रहे, इसको नहीं ले रहे हम। क्यों, क्योंकि पंगा ये है कि देखो अगर मैं इसको लेता हूं तो मुझे यहाँ पे समझना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे वस्तुओं का निर्यात कितना है और वस्तुओं का आयात कितना, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे वस्तु सेवाएं कितनी कितनी है। क्लियर है। और अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं इसको क्या करता हूं नहीं लेता हूं तो फिर क्लियर हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं का निर्यात में से वस्तु और सेवाओं का आयात घटा दूंगा तो दोनों का एक साथ बैलेंस निकल के आ जाएगा। बात समझो ना, दृश्य अदृश्य एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और वस्तु और सेवाओं के आयात के अंतर को दोनों एक साथ निकल जाएंगे। देखो होता क्या है, दृश्य में मैंने बताया वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं के आयात के अंतर को कहते हैं, और इसमें सेवाओं के निर्यात और सेवाओं के आयात के अंतर को कहते हैं। तो निर्यात निर्यात एक तरफ जोड़ दो, आयात आयात एक, तो दोनों का निर्यात में से दोनों के आयात को उठा लो तो एक साथ बैलेंस निकल जाएगा। तो इसी को यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग टाइप से दिया है। तो 450 निर्यात हो गया माइनस आयात 150 हो गया, सॉल्व करते हैं, 300 हो गया, वो 100 हो गया, अरे माइनस का 400 हो गया, आंसर आ गया 0, है ना। कैसे आया, 300 प्लस 400 मैं कर देता हूं, ये 400 हो गया इधर का, उधर पे 400 हो गया, ये आ गया 0। तो हम बोलेंगे हाँ भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में है, या ये बोल सकते हो भुगतान शेष संतुलित है। क्या है,
भुगतान से संतुलित, हाँ भुगतान से संतुलन की अवस्था में है। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ तक आराम से नोट डाउन कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म सा हो गया है और ये कराने भी जरूरी हो गए थे आपको। ठीक है ना, वरना आप बोलते कि हमें तो कुछ चीज छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई चीज ना छोड़ूं। ठीक है ना, बुक मेरे पास है, बुक बुक में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा खासा मिले तो करते हैं उसे। एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। व्यापार से दो क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें और। ठीक है ना, बस उसके बाद क्लोज करते हैं। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, आप प्लीज पॉज कर लीजिए वीडियो को। तो आगे बढ़िए, देखिए 8वें की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सूचना से गैर कारक सेवाओं को निकालिए। अब पंगा क्या, अब ये क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा पहले। ठीक है ना, आंसर नंबर 8 है ना। देखो जो हम सेवाओं की बात करते हैं उनको दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक तो कारक सेवाएं, एक गैर कारक सेवाएं। ठीक है ना, कारक यानी फैक्टर सर्विसेज और दूसरा है नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है। तो फैक्टर सर्विसेज में यानी जो कारक सेवाएं होती है वो कौन सी होती है, जो भूमि पूंजी श्रम उद्यम, मैंने 4 चीजें बताता रहता हूं इकोनॉमिक्स में, तो मैंने बहुत टाइम पहले राष्ट्रीय आय में समझाई थी ये चीजें कि जब भूमि पूंजी श्रम उद्यम, ये 4 जो होते हैं ये हमारे होते हैं उत्पादन के साधन, संसाधन बोलो साधन बोलो, और उनको जो मिलती है ना उसको क्या बोलते हैं, कारक आय। क्या बोलते हैं, कारक आय बोलते हैं। क्लियर है। तो कारक आय का फॉर्मूला लिख लीजिए, वही सबसे पहली जगह पे लिख लेना, कारक आय। कारक आय में आपका देखो क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें जो लिखवाया गया हुआ है आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी इनको जो भी वेतन आय कुछ भी मिलता है, उनको कोई भी सैलरी वेजेस जो भी आप दे रहे हो ना, ठीक है ना, वो सारी कर्मचारी को जो भी चीज मिलेगी वो इसके अंदर आएगा। प्लस साथ में निवेश आय को लिया गया है। किसको लिया गया है, निवेश आय को उसमें लिया जाता है, आय। ठीक है ना, यहाँ पे कर्मचारी पारिश्रमिक लिया गया और निवेश आय को यहाँ पे लिया जाता है। क्लियर हो गया, डन। जहां पे निवेश आय में जो है वो इंक्लूड किया जाता है आपका, निवेश में आपका आता है लगान प्लस ब्याज और प्लस लाभ। ये मैं ऑलरेडी राष्ट्रीय वाले चैप्टर में समझा चुका था, बट वो कोर्स का पार्ट नहीं है इस बार के लिए, सेकंड टर्म में आएगा, तो कोई नहीं दोबारा बता देते हैं। कारक आय में आपका कर्मचारी पारिश्रमिक बोला गया है और निवेश आय जिसमें आपका लगान ब्याज और लाभ आता है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा बोल देता हूँ, दो तरह की सेवाएं हो गई, एक तो हो गया फैक्टर, एक नॉन फैक्टर। फैक्टर सर्विसेज हो गया, ठीक है ना, जो किसको मिल रहा है, इन सबको, कर्मचारी पारिश्रमिक निवेश आय ये सब चीजें बोल रहा है, यानी भूमि पूंजी श्रम उद्यम को मिल रहा है। और नॉन फैक्टर में क्या आएगा, गैर वाले में जो इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग, बैंक की जो सेवाएं होती है वो उसके अंदर आती है। क्लियर हो गया, यानी इनके अलावा जो दूसरी चीज बची वो ये होगा। डन। अब देखो ध्यान से, तो ये कह रहा है गैर कारक सेवाएं निकालिए। अब हमें दिया क्या दिया है, चालू खाता, हस्तांतरण, आय और दृश्य व्यापार शेष। तो मैं कहूंगा चालू खाता का शेष का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। चालू खाता शेष, इसका क्या होता है, दृश्य व्यापार शेष प्लस अदृश्य व्यापार शेष, यहां से उतार लेना, ठीक है, उसके बाद व्यापार शेष प्लस क्या बोला इसने, हस्तांतरण, तो वही लिख रहा हूं मैं, हस्तांतरण, चालू हस्तांतरण या हस्तांतरण या एक पक्षीय अंतरण, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, चालू खाता शेष कितना दिया है, 900, दृश्य व्यापार शेष कितना दिया है, दिया हुआ था ये 500, है ना। अदृश्य को दो पार्ट में तोड़ दिया जाएगा, एक तो कारक सेवाएं, सेवाएं के पार्ट, ये अदृश्य सेवाएं होती है ना, और दूसरा गैर कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं। क्लियर हो गया, दो पार्ट में तोड़ दिया। और हस्तांतरण में दिया हुआ है 100। डन। आगे चलते हैं, 900, 500 और एक 600 हो गया। कारक सेवाएं हमें दिया हुआ, देखो आय कर्मचारियों को जो भी पैसा वैसा मिलता है, ये सब लगान ब्याज और लाभ, इस टाइप की चीजें सारी क्या है, कारक के अंदर आती है। तो आय कारक होता है, क्या होता है, कारक के अंदर आता है। डन। चलो, गैर कारक में बीमा, बैंक, जो हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है वो यहाँ आती है, तो ये एज इट इज उतार दिया, गैर कारक सेवाएं।
डन। तो 600 800 800 यहां से घटेंगे तो कितना आएगा, गैर कारक सेवाएं बराबर 800 में आ जाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आगे रुपीज करोड़। समझ में आ गया, डन। तो प्लीज इस फॉर्मूले को भी आगे लिख लेना, डन है ना। और इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा है, कारक और गैर कारक, ठीक है ना। कारक में आपका वही आय, लगान, ब्याज, लाभ, जो मर्जी बोलो, कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी पारिश्रमिक को क्या कुछ भी दे सकते हो, पैसे, सैलरी, वेजेस, किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो, ठीक है ना। वस्तुओं के रूप में भी आप दे सकते हो, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 9 बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यदि व्यापार शेष में 300 करोड़ का क्या दिख रहा है, आधिक्य यानी सरप्लस है, और एक पक्ष भुगतान भी आपको मिले हैं, देखो मिले हैं, अगर आपने दिए होते तो माइनस में होता फिगर, ये क्लियर है ना। दिए हैं आपने, सॉरी मिले हैं आपको, प्राप्ति है 50 करोड़ की, क्या तो भुगतान शेष है कि पूंजी खाते का शेष कितना है, तो भुगतान शेष यानी भाई भुगतान संतुलन बोलो या भुगतान शेष बोलो, ठीक है ना। तो भुगतान शेष की बात कर रहा है कि पूंजी खाते में कितना बैलेंस आना चाहिए, तो हम वही मानेंगे नॉर्मली जो पूंजी खाता और चालू खाता होता है उनका आंसर जो आना चाहिए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 कैसा आएगा, अगर ध्यान से देखें, पूंजी खाते पर शेष निकालना मुझे, है ना। तो ध्यान से अगर देखें ना हम इसको, तो हमारे पास प्राप्ति कितनी है, कुल प्राप्ति कितनी हो रही है, कुल प्राप्ति जो हो रही है मेरे को 300 का, तो ये है मेरे पास आधिक्य, है ना। और ये भी प्राप्ति है, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं घटाता, टोटल प्राप्ति कितनी हो गई 350 की, है ना। तो अगर ये प्राप्ति है तो भुगतान शेष में ये यहाँ पे क्या आना चाहिए, 350 का बेटा घाटा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घाटा। तब ये संतुलन की अवस्था में आते हैं, यानी भुगतान शेष में जो बैलेंस निकलेगा ना पूंजी खाते को 350 नेगेटिव आना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो आप, वही द्वारा बीओपी बराबर जो मैंने आपको बताया था, ये तो शॉर्टकट था, बीओपी बराबर वही कौन सा, चालू खाता प्लस पूंजी खाता, है ना, ये करते थे। अब ये भुगतान शेष में कह रहा है, नहीं भुगतान शेष मतलब भुगतान संतुलन में कह रहा है कि पूंजी खाते का बैलेंस कितना होगा, तो इसको 0 मान लेते हैं। चालू खाते में हमारा दृश्य आता है, व्यापार शेष में कुछ नहीं बोला तो दृश्य मानते 300 ये रहा, अदृश्य में मानता मेरे को नहीं दिया 0, और एक पक्ष 50, तो पूंजी खाता कितना आ जाएगा, ये सारा वहां चले जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, 350 नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। याद रखना पूंजी खाता भी निकालने के लिए आ सकता है अलग से, जैसे कि उसमें जोड़ने को क्या मिलेगा आपको, पूंजी खाते में निवेश वाला जो चार्ट बनाया था ना, निवेश आ सकता है एफडीआई, एफआईआई यानी फॉरेन, हिंदी में बोलता हूँ पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इन दोनों को जोड़ सकते हो। ऋण जो 2 थे आपके, ठीक है ना, सहायता के रूप में और वैसे वाला, उसको भी जोड़ सकते हो। और उसके अलावा लास्ट में क्या आता है वो एनआरआई डिपॉजिट, सबको जोड़ के पूंजी खाता निकल सकता है, याद रखना, क्लियर है ना। तो थ्योरी जरूर पढ़ना। इसको यहीं पे खत्म करते हैं, होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बजट के न्यूमेरिकल्स में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।